हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज हम लोग उसका करेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस। जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। और ये सभी क्वेश्चंस क्लास 9th के चैप्टर 5 में जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर है, मैंने डायरेक्ट क्लास 9th के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन लिया हूँ और एनसीईआरटी का पीडीएफ भी है। आप लोग देख पा रहे होंगे अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर का जो थ्योरी का है उसका भी मैंने नोट्स बना के रखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस चैप्टर का थ्योरी का भी नोट्स बनाया है। और आज जो मैं आप लोगों को बहुविकल्पी प्रश्न कराऊंगा, इन सभी बहुविकल्पी प्रश्न को इसी थ्योरी वाले पीडीएफ में ऐड कर जब वीडियो एंड हो जाएगा आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, क्रिस्टल के रूप में केवल विषाणु यानी कि वायरस को बनाया जा सकता है। जीवाणु, अमीबा, शुक्राणु, इन सभी को नहीं। केवल आप लोग इतना याद रखिएगा, क्रिस्टल के रूप में विषाणु को बनाया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन है, कोशिका फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स, कोशिका का फूलना और पचकना डिपेंड करता है परासरण के ऊपर। परासरण में होता है कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, परासरण में गमन होता है कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ। यहाँ पर देखिए, ये कोशिका हो गया, कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता कम है। बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, तो क्या होगा? परासरण कम सांद्रता से उच्च सांद्रता, मतलब जो बाहर का पानी है कोशिका के अंदर चला आएगा। ये जो बाहर का पानी कोशिका के अंदर आएगा तो कोशिका क्या होगा? फूल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर सांद्रता ज्यादा, बाहर कम, बाहर का पानी अंदर चला आएगा और कोशिका फूल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है। तो फ्रेंड्स, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड है, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। तो ये गलत है। ऑप्शन सी है, कोशिका के भीतर तथा उसके बाहर जल के अणुओं की सांद्रता समान हो। तो इस केस में न तो कोशिका फूलेगी और न तो कोशिका पचकेगी, कोशिका समान बनी रहेगी। तो ये भी हम लोग का ऑप्शन गलत है। जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती। जी बिल्कुल, कोशिका का फूलना और पचकना सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो ये भी सरासर गलत है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। गुणसूत्र बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था गुणसूत्र डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। फिर इसके आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो फ्रेंड्स, राइबोसोम प्रोटीन अणुओं का निर्माण करता है। जी बिल्कुल सही है। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायक है। जी ये बिल्कुल सही है। जो राइबोसोम होता है प्रोटीन और एंजाइम दोनों बनाता है। हार्मोन का निर्माण करता है? जी नहीं। ऑप्शन 4, यह मंड स्टार्च, ये भी गलत है। राइबोसोम क्या करता है? केवल प्रोटीन और एंजाइम का निर्माण करता है। तो हम लोग का ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2 किसमें सही है? ऑप्शन ए में। तो हम लोग का चौथे का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, इनमें से किसका संबंध अंतर्द्रव्यी जालिका से नहीं है? फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें नहीं है पूछ रहा। तो हम लोग देखते हैं पहले, यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच प्रोटीन के अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। हमको नहीं समझ आ रहा है, इसको होल्ड करते हैं। बी ऑप्शन, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। जी हाँ, ये पहुंचाता है। ऑप्शन सी है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। फ्रेंड्स, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, कोशिका के अंदर ऊर्जा का उत्पादन केवल माइटोकॉन्ड्रिया करता है और वो भी एटीपी के रूप में। तो ये हम लोग का गलत है और यही आंसर सही होगा। गलत वाला ही आंसर सही है। फिर ऑप्शन डी, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल। और ये ऑप्शन 5 का ए भी सही था। ए बी डी सही है, पर हम लोगों को गलत वाले ऑप्शन को सही करना है। गलत ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, परासरण की कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। तो फ्रेंड्स,
परासरण जो होता है कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होता है। तो हम लोग देखते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली से जल के अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता, गलत हो गया। परासरण कम सांद्रता से उच्च सांद्रता। विलायक अणु, फ्रेंड्स जब भी परासरण का बात आएगा उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली शब्द यूज होगा। यहाँ पर पारगम्य झिल्ली दिया है, ये भी गलत हो गया क्योंकि परासरण होता है अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, और पारगम्य झिल्ली के मतलब सभी चीजें बिना किसी अवरोध के आर पार चली जाएंगी। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन 4 है, अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलय के अणुओं का निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना परासरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है? जब कोशिका सिकुड़ जाती है उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। और कोशिका कब सिकुड़ेगी? जब उसके अंदर का द्रव बाहर चला जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, अल्प परासारी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली, प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना फूटना इससे कोई लेना देना नहीं है। अल्प परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना, जी फ्रेंड्स बिल्कुल देखिए कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना ये बिल्कुल सही है। इसके आगे ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना, जी नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का 7th का ऑप्शन बी सही है, कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली होती है। रसधानी लाइसोसोम इसके चारों तरफ भी दोहरी होती है, दोहरी झिल्ली होती है। लवक इसके चारों तरफ भी दोहरी झिल्ली होती है। तो बचा रसधानी, रसधानी के चारों तरफ ही एकल झिल्ली का आवरण होता है, एकल झिल्ली। तो ऑप्शन बी सही है, एकल झिल्ली का आवरण रसधानी की तरफ होता है। और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत वाक्य को ढूंढिए। इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें गलत वाक्य को ढूंढना है। ऑप्शन ए, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में सहायक होते हैं। जी फ्रेंड्स, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में सहायक नहीं होते हैं, गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम बनते हैं। यही ऑप्शन गलत है, सहायक नहीं होता, गोल्जी उपकरण के द्वारा ही लाइसोसोम बनता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन गलत था और यही ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। इसके आगे देखते हैं, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है। जी हाँ, कोशिका के अंदर केवल 3 भाग होते हैं, केंद्रक, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये सही है। ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये भी सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए गलत था और गलत वाला ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें सही वाक्य को ढूंढना है। लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रुच्च अंतर्द्रवी जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने होते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। कल हम लोगों ने थ्योरी की क्लास में इसको पढ़ा था, क्लास 9 के चैप्टर 5 में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदरा होता है उसी से बने होते हैं। यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है, रुच्छ अंतर्द्रवी जालिका मतलब खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका क्रमशः लिपिड और प्रोटीन बनाती हैं। फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है। देखिए लिपिड किसको बोला है? लिपिड बनाने के लिए खुरदरी वाले को बोला है,
पर खुरदरी क्या बोलता है, बनाता है प्रोटीन, और जो चिकनी वाला है लिपिड बनाता है। इसमें इसने आर्डर को चेंज कर दिया है, इसीलिए ये ऑप्शन बी गलत है। खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका प्रोटीन बनाता है, चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड बनाता है। फिर उसके आगे देखिए ऑप्शन सी, अंतर्द्रव्यी जालिका का कोशिका झिल्ली के नष्ट होने से संबंध है। जी बिल्कुल नहीं। यूकैरियोटिक केंद्रक के केंद्रक द्रव में केंद्रकाभ होता है, केंद्रकाभ नहीं केंद्रकाय होता है, केंद्रकाय। तो हम लोग का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग को आवेश रहित मतलब निष्क्रिय करने में मदद करता है। कौन सा कोशिका का अंग है जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय करता है? तो फ्रेंड्स साफ साफ हम लोगों ने कल पढ़ा था चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या SER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। प्रोटीन और लिपिड का उत्पादन हम लोगों ने कल ही पढ़ा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है गोल्गी बॉडी, जी नहीं। कोशिका झिल्ली, कोई इसका यूज नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो पावर हाउस है। रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका, जी बिल्कुल सही है, मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोकैरियोट का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग जानिए, प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली क्या होता है, नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। तो अपरिभाषित केंद्रक क्या कहलाता है? केंद्रक, जी नहीं। केंद्रिका, जी नहीं। कोशिका के अंदर गोल संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, केंद्रक के अंदर भी एक गोल संरचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा। प्रोकैरियोट में केंद्रकाभ कहलाता है, अपरिभाषित केंद्रक केंद्रकाभ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स गोल्गी बॉडी सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा था, गोल्गी बॉडी में दिया हुआ था साफ साफ गोल्गी बॉडी सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलती है। तो ऑप्शन 14 का डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? तो रसधानी का कार्य संग्रहण करना है, जी हाँ रसधानी संग्रहण भी करती है। कोशिका को स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करती है, जी हाँ बिल्कुल सही है। अपशिष्ट उत्सर्जन करती है, जी हाँ अपशिष्ट का उत्सर्जन भी करती है। पर क्या रसधानी गमन करती है? रसधानी कोशिका के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, जी नहीं। तो ऑप्शन डी गलत है, और गलत वाला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं के बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन गलत है वही सही है, यानी कि 15 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वह कहलाती है। बार बार हम लोगों ने पढ़ा था इसको, जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करती है वह कहलाता है इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस यानी कि अंतःकोशिकता। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? तो फ्रेंड्स किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है? जीवाणु जो है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। तो देखिए कैक्टस की किसकी बनी होती है? एक पेड़ में आएगा सेलुलोज से बना रहेगा, आम वृक्ष भी पेड़ पौधे में आएगा सेलुलोज से बना रहेगा, हाइड्रिला भी पेड़ पौधे में आएगा, इसका भी सेलुलोज से बना है। और पूछा है सेलुलोज से किसका नहीं बना है? तो जो जीवाणु है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की।
और गलत वाला ही सही है। तो ऑप्शन ए 17 का बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट के घोल का उपयोग किया जाता है गोल्जी बॉडी के अध्ययन में। और फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है और बीपीएससी टीआरई एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस डायरेक्ट उठाता है। तो आप लोग प्लीज इसके इम्पोर्टेंस को समझिए और एनसीईआरटी को जरूर पढ़िए। फिलहाल अभी हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रक के अलावा वह अंग जिसमें डीएनए होता है। तो केंद्रक के अलावा डीएनए 3 में होता है। कोशिका के अंदर 3 भाग है जिसमें डीएनए होता है। डीएनए केवल 3 में होता है। पहला केंद्रक के अंदर होता है और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा लवक। कोशिका के अंदर ये केवल 3 ही भाग पाए जाते हैं जिनके अंदर डीएनए होता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। तो देखिए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? अंतर्द्रव्यी जालिका में डीएनए होता है? जी नहीं। गोल्जी बॉडी में? नहीं। लाइसोसोम में? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। निम्नलिखित में से किसको कोशिका की रसोई कहा जाता है? रसोई कहने का मतलब है किसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। और ये क्वेश्चंस हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 21 है, कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बार बार पढ़ा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होता है, एक चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक खुरदरी वाला प्रोटीन बनाता है, चिकना वाला लिपिड बनाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि लिपिड कौन बनाता है? तो लिपिड बनाता है चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या SER, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई? तो फ्रेंड्स, विर्चो ने बताया था कि सभी जो नई कोशिकाएं होती हैं पूर्ववर्ती यानी कि जो पीछे की कोशिकाएं हैं उन्हीं से बनी होती हैं। ये बताया था कथन विर्चो ने। तो डायरेक्ट 22 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन सा एक कोशिका अंग है जो स्पष्ट दिखाई देता है? तो स्पष्ट दिखाई देने वाला अंगक है राइबोसोम। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखते हैं। वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती? जो राइबोसोम है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। हम लोगों ने कल एनसीईआरटी में साफ साफ पढ़ा था, कोशिका भित्ति जो राइबोसोम है उसमें नहीं होता है। और ये सभी क्वेश्चंस और इसका थ्योरी आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा और पीडीएफ का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 माइक्रोमीटर होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बार बार पढ़ा था, जो लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 28 है, सजीव कोशिकाएं निम्न के द्वारा खोजी गई। तो सजीव कोशिकाओं की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। कौन सी कोशिका? मृत कोशिका। और रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था केंद्रक का। इसके आगे हम लोग चलते हैं लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29।
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा। अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। जी हाँ, बिल्कुल, जितने भी पदार्थ झिल्ली के आर पार जाते हैं वो झिल्ली से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी, झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। ऑप्शन सी है, कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। जी हाँ, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होती है। जी नहीं, काइटिन होती है कवक में। और पादप कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें सेलुलोज होता है। पादप में क्या होता है? सेलुलोज। जो काइटिन होता है कवक में। और हम लोग का ऑप्शन देखिए क्या है, विसंगत, यानी कि जो गलत है उसी को सेलेक्ट करना है। तो ऑप्शन डी गलत है और यह हम लोग का गलत वाला ही सही है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का टोटल 29 क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालिसिस किया और इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप में से जितने भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी इसी तरह कवर कराऊंगा। पहले मैं एनसीईआरटी का थ्योरी कराऊंगा, फिर उसके बाद उस चैप्टर का एग्जाम्पलर के सभी क्वेश्चंस कराऊंगा। जब कंप्लीट हो जाएगा एनसीईआरटी, फिर इसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कराऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।